बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, सतीश कुमार सिंह जी और हमारे साथ सर सतीश कुमार सिंह जी, सॉरी सतीश सिंह जी, सुना सतीश के सिंह जी, और ये बिल्कुल मासूम भूल थी। और समीर चौगांकर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। और अब आपको नीतीश कुमार जी की बात चली तो बता देता हूं। नीतीश कुमार के बारे में बहुत कुछ कहा गया चुनाव में। अचेत हैं बोलते हैं तेजस्वी यादव ने भी कहा इनको तो अगवा कर लिया है, एक गिरोह ने इनको घेर लिया है, एक सिंडिकेट है जो बिहार की सरकार चला रहा है, वो आपे में नहीं है, वो किसी को पहचानते नहीं हैं, वो भूल जाते हैं, सरकार अब ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। ये सब बातें होती थी नीतीश कुमार का। लेकिन अगर अभियान आप प्रचार अभियान अगर आप देखेंगे तो 7 दिनों में 22 रैली नीतीश कुमार कर चुके हैं। 21 अक्टूबर को पहली रैली उनकी हुई थी, कार से ज्यादा कर रहे हैं सभाएं। 29 अक्टूबर को नालंदा की 7 सीटों पर इन्होंने रैली की। कल राजगीर से लेकर के हरनौत तक 120 किलोमीटर दिन में कल इन्होंने यात्रा की। सारा शेड्यूल जो है एक्चुअली उनकी पार्टी के नेता डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये बताने के लिए कि जितनी मेहनत ये कर ले रहे हैं हम तो उतना हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। 21 को 2 रैली की, 22 अक्टूबर को 4 रैली की, 23 अक्टूबर को 4 रैली की, 24 को 2 सभाएं की, 25 को 2 सभाएं की, 28 अक्टूबर को 1 रैली की, 29 अक्टूबर को जो है उनकी 7 सभाएं हुई हैं। सर, ये जेडीयू ये बता रही है कि भाई नीतीश जी न सिर्फ सक्षम है बल्कि इस वक्त अति परिश्रम कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी वाकई बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं और मैं कई जगह ये बोल चुका हूं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना चश्मा के वो मंच से कागज में लिखा हुआ ऐसे एक आध गलती छोड़ के किसी से भी होती, बढ़िया से पढ़ रहे हैं। मैं सारे भाषण उनका सुन रहा हूँ, कल भी सुना हूँ। तो जनता दल यू वाले को ये बताना क्यों पड़ रहा है कि 120 किलोमीटर चले और भी गाड़ियों से चले? ये बीजेपी को बताना चाहते हैं, ये किसको बताना चाहते हैं? ये मेन बात है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज बहुत खास मैं समझता हूं। अगर बीजेपी और नीतीश की बीच की एक स्ट्रैटेजी हो कि भाई आप उधर लगे रहो, हम इधर लगे रहेंगे, थोड़ा भ्रम की स्थिति रहने दो, तो मैं समझता हूं ये महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा ट्रैप डाल दिया उन्होंने। सीएम फेस की बात कर रहे हैं? मैं सुनिए तो मेरी बात। ट्रैप डाला है कि आज एक 20 साल का मुख्यमंत्री 2% का अपनी जाति का वोट को लेकर अगर उसके खिलाफ अगर महागठबंधन एंटी इनकम्बेंसी का कोई तूफान नहीं बना पाया है, तो ये जो एनडीए की अगर कोई स्ट्रेटजी है तो ये बहुत कामयाब है। अब किस मुंह से हमला करेंगे नीतीश पे? ज्यादा अचेत कहेंगे, चाचा कहते हैं, कोई उसको मैं हमला नहीं मानता हूं। वो ये है कि वो एक ट्रैप हो सकता है। दूसरी, लेकिन उसके साथ ही अगर ये नहीं है स्ट्रेटजी, तो मैं बार बार फिर दोहरा रहा हूं कि जनता दल यू के नीतीश खेमे से आप बात करिए। जो नीतीश खेमा है उसी का पचपनिया, पचपौड़ना, महादलित, लवकुश, ये सब वोट उसी का बनाया हुआ है। वो सोशल इंजीनियरिंग का पूरी दुनिया में मिसाल होगा। तो वो वाला वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा अगर वो नीतीश नहीं बोलेंगे। मैं वो मोदी बोलने से बिहार में काम नहीं चलेगा। मैं वो क्लियरली नहीं समझ पाया। जो ट्रैप है, आप किस चीज को ट्रैप कह रहे हैं? कि मतलब नीतीश, इनका नाम क्लियरली नहीं सीएम के लिए अनाउंस हो रहा, तो इस बात अटैक नहीं होगा ऐसा नीतीश पर आप कोई अटैक, आप महागठबंधन का ऐसा कुछ बताइए। देखिए, मोदी जी पर कैसा हमला किया राहुल गांधी ने, आप उसमें मीन में एक निकालते रहिए, लेकिन हमला क्या हुआ? मोदी के ऊपर। नीतीश जी के ऊपर जो एक 20 साल का मुख्यमंत्री हो, कामकाज में, बेरोजगारी में, आदि में, कोई भी चीज में आप कितना बड़ा हमला, हमको तो नहीं लगता है कि यह हमला है। और अगर अब आप हमला करेंगे, आज घोषित कर दे बीजेपी वाले, तो शायद उसका उतना असर नहीं होगा। तो एक बीमार मुख्यमंत्री जो 20 साल का हो, अस्वस्थ बताया जा रहा हो, वो जो है वो तो कामयाब है। जनता में तो यही मैसेज जाएगा कि ये तो 120 किलोमीटर चल भी रहा है और इसके ऊपर हमला भी नहीं करता है। नीतीश जी तो कहा ही जाता है नीतीश सबके हैं। नीतीश सबके हैं। आप सहमत हैं क्या कि नीतीश पर हमले नहीं हो रहे? एक बात जो सतीश जी ने कही वो सचमुच थोड़ी सी रणनीति का पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसको अगर यूं देखें, नीतीश कुमार ही सरकार का चेहरा है और सरकार पर हमला करने के लिए विपक्षियों के पास कुछ है ही नहीं। आप लड़ेंगे कैसे? ये बात गंभीर है। नहीं, सुनिए ना, अगर है कि नहीं है हम नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन आप कर क्यों नहीं रहे? मैं कह रहा हूं कि हम भी नहीं जानते, आप जैसे कह रहे हैं हम भी नहीं जानते,
लेकिन यह सचमुच बहुत गंभीर मसला है कि अगर तेजस्वी जो 2020 के चुनाव में जमकर हमलावर थे, आज उनकी सारी इसी में पूरी ताकत जा रही है कि क्यों आप चेहरा नहीं घोषित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों दो जो अलग अलग वर्ग है उनको एड्रेस कर रहे हैं। एक वर्ग है जो नीतीश कुमार को मानता है, वो कहेगा भाई नीतीश कुमार तो है ही। दूसरा वर्ग है जो कहता है कि भाई नीतीश कुमार हैं बहुत अच्छे, लेकिन एक समय होता है, 20 साल हो गया, अब जरा उनको दूसरा आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वाला क्या है, वो तो ना सरकार के काम पर हमला कर पा रहा है, ना कुछ हवाई वादों के आधार पर कर रहा है, और वो ये कह रहा है भाई तुम नीतीश जी को चेहरा घोषित कर दो। ऐसा विपक्ष आज तक कभी देखा क्या? अच्छा मान ले, अगर आज एनडीए कर दे अनाउंस कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे जीतने के बाद, क्या नीतीश पे हमले बढ़ जाएंगे? उसका फॉल आउट क्या है? नहीं, देखिए मैं तो निजी तौर पर यह मानता हूं कि इस तरह का कोई अनाउंसमेंट अब करने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, सीएम की वैकेंसी खाली नहीं हुई है, दैट्स इट। रणनीतिक तौर पर वो बोल चुके हैं। नहीं, अगर वो सीएम फेस डिक्लेयर होते या हो जाए आज भी, तो क्या होगा? इससे क्या बदल जाएगा चुनाव में? बहुत कुछ बदल सकता है, जैसे जेडीयू में खास तौर से। मैं कह रहा हूँ जितना देर लगाएंगे आप या नीतीश कुमार, ये रणनीति का हिस्सा हो सकता होगा, क्योंकि उसका फायदा हो रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ वो नहीं लड़ रहे, मतलब अटैक नहीं कर रहे, बात हो रही है। लेकिन मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि यदि जेडीयू के नीतीश कुमार को आपने सीएम कैंडिडेट, मतलब सीएम कैंडिडेट का मतलब साफ साफ नहीं किया कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जेडीयू का वोट बीजेपी के कैंडिडेट्स को ट्रांसफर होना मुश्किल होगा, और ये उसका नुकसान कर सकता है। महागठबंधन को छोड़ दीजिए, एनडीए गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ कि जेडीयू का वोटर को यदि ये लग गया कि आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो जो वोट पिछली बार जेडीयू से बीजेपी में ट्रांसफर हुआ था, उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा हो जाएगा, लेकिन उनके मन में ये शक होगा, और शायद वो बीजेपी, मतलब जेडीयू को तो वोट देंगे, जो कम्युनिटीज अभी सर गिना रहे थे। हाँ, बीजेपी जेडीयू को तो वोट देंगे वो अपने, लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट जेडीयू के साथ चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग सीटों पर, वहां उनके वोट पर असर पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत अंदर की, मतलब वैसी बात हो सकती है। तो फिर तो ये डिलेमा रख के स्ट्रेटेजी ठीक ही अगर है तो लेकिन अगर नहीं, मैं एक चीज बोल रहा हूं, मैं इसको खत्म करने दीजिए। देखिए, अभी अगर घोषित कर दे चेहरा, मैं रणनीति के ख्याल से कह रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि महागठबंधन वाले एकदम ऑपरेशन सिंदूर के जैसा अटैक कर देंगे और उसका बहुत असर हो जाएगा। अब वो उसमें उतना कामयाब नहीं होंगे। बात सही है। और जो विजय जी बोल रहे हैं कि जेडीयू का अगर घोषित नहीं होता है तो जेडीयू का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उनके वोटर नहीं देंगे बीजेपी को, उन्हीं को नहीं, चिराग पासवान को भी नहीं देंगे। ठीक है। मैं आपको एक प्रशांत किशोर की बात सुनाना चाह रहा था, जरा उनकी खबर पे आ जाइए। प्रशांत किशोर सभाओं में जा रहे हैं, और देखिए सर्वे चूंकि प्रधानमंत्री ने आज कहा था, एक यही है प्रशांत किशोर फैक्टर जिसको सर्वे वाले भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जो बात भी होती है तो वो कहते हैं भाई ये एक ऐसी कमोडिटी इस बार है, हमको नहीं मालूम कि ये इसका क्या भाव है बिहार की चुनावी मार्केट में, नहीं समझ में आ रहा है वो, क्योंकि खुद ही कहते हैं अर्श पे या फर्श पे। लेकिन एक बात सही है, भीड़ आ रही है इनकी सभाओं में, कोई माने ना माने। तस्वीर कल भी मैंने आपको दिखाई थी, आज की तस्वीर बता रहे हैं हम, एक सभा की जगह भी बता दूंगा आपको अभी। देखिए क्या भीड़ दिखाई दे रही है। अररिया हो या मधेपुरा हो, प्रशांत किशोर जहां जा रहे हैं लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। ये मधेपुरा की तस्वीर है। मधेपुरा किसका सर? रोम पोप का, और मधेपुरा गोप। ये वो गोप यादव और लालू यादव की पप्पू यादव लड़ाई वाली जगह, वहाँ पप्पू यादव वाला, वहां देख लीजिए मंडल जी का भीड़ आप जरा प्रशांत किशोर के लिए। फिर भी कोई सर्वे कहता है 5%, 2% कहने वाला भी मिल जाता है, कोई 11% कहने वाला भी मिल जाता है वोट शेयर, कोई 25 सीट कहने वाला भी मिल जाता है, कोई 0 सीट कहने वाला भी मिल जाता है। तो इनके बारे में किसी की अभी कोई एक राय नहीं बन पाई है। इनकी राय लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर पक्की है। नीतीश जी के लिए आज भी दावे से कहते हैं 25 सीट नहीं आएगी, और तेजस्वी यादव के लिए कहते हैं कि नौकरी वोकरी छोड़ो, ये कट्टा बंदूक ही चलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने कल एक और नया डायलॉग दिया कि जो तेजस्वी ने कहा 20 महीने में हम सरकारी नौकरी दे देंगे हर किसी को, तो उन्होंने कहा कि 20 महीने बाद नौकरी ना दे पाने पर तेजस्वी ने ये कहा था, इनको मतलब प्रशांत किशोर ने कहा कि उनको साथ में ये भी कह देना चाहिए कि मैं इस्तीफे की चिट्ठी जमा कराता हूं अगर मैं नहीं दे पाया। राजद जो है वो एक्सपायर दवा है, उसको 15 साल आप खा लिए, देख लिए, उससे आपका इलाज नहीं हुआ। 15 साल राजद की सरकार में बिहार में जंगल राज रहा, अपहरण, रंगदारी, बिजली, पानी, सड़क सब बर्बाद।
तो अगर आप फिर से उन पर भरोसा करके फिर से राजद को वोट दीजिएगा तो आप पारन रंगदारी के लिए तैयार रहिए। शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो मांस नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में जो बात कहा है कि बिहार में हर परिवार से एक आदमी को नौकरी दे देंगे, तो साथ में ये भी लिख के दे देंगे, बोले 20 महीना में दे देंगे, तो ये भी लिख के दे दें कि 20 महीना में अगर नहीं दे पाए तो बिना मांगे इस्तीफा दे देंगे। बिना मांगे इस्तीफा दे दो भाई। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं एक्सपायर दवा है तेजस्वी यादव और आरजेडी। फिर ये भी उन्होंने कहा शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो दूध नहीं पिएगा, वो खाएगा ही। तो कल भी उन्होंने कहा था शेर जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो फिर जब शिकार नहीं कर पाता तो सोने का कंगन लेके बैठता है और फिर लोगों को ललचाता है कंगन ले लो, फिर कोई आ जाएगा झांसे में तो पंजा मार के मार देगा। तो ये काम आरजेडी वाले कर रहे हैं इस बार नौकरी का झांसा दे करके। लेकिन भीड़ क्या बता रही समीर जी? अच्छा समीर जी डे वन से कह रहे हैं प्रशांत किशोर अच्छा करेंगे। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का जो काटा है वो 1 सीट से लेकर 243 सीटों के बीच में कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं बता सकता। वो 1 सीट पे रहेगा, 20 सीट पे रहेगा, 25 पे जाएगा, 5 पे रहेगा, सर्वे वाले भी नहीं बता पा रहे। और जो बहुत बिहार की राजनीति को समझते हैं वो भी उनसे भी मेरी बात की, जो बहुत लंबे समय बिहार की राजनीति को देखा। कल भी मैं किसी एक बड़े बिहार के पत्रकार से पूछ रहा था कि प्रशांत किशोर क्या क्या है, तो बोले भाई हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 75 से लेकर 85 सीटों के बीच में रहेगी, कि वो 101 सीटों पर लड़ रही है, 101 सीटों तो जीतेगी नहीं। हम ये नीतीश कुमार के बारे में भी कह सकते हैं कि वो 40 से 50 सीटों के बीच में कहीं जाके रुक सकते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बोले कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहां जाके रुकेंगे। भीड़ उनके साथ बहुत आ रही है, लोगों को एक विकल्प मिला है। अब उनके ऊपर तो कोई हमला करने की स्थिति में भी नहीं है, न प्रधानमंत्री मोदी उनके ऊपर कुछ कह रहे हैं, न अमित शाह कह रहे हैं, न नीतीश कुमार कुछ क्यों कह नहीं रहे हैं। इसलिए लेकिन उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, न परिवारवाद का आरोप है, न भ्रष्टाचार का आरोप है, न जनता से कोई वादा कहकर मुकरने का आरोप है। प्रशांत किशोर पर कोई आरोप नहीं है और इसी कारण प्रशांत किशोर इस समय खुलकर राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर खुलकर पत्रकार वार्ता लेकर आरोप लगाए, उसके बाद में सिर्फ वो एक ही बात कहते हैं कि भाई इन्होंने नेताओं से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप, परिवारवाद का आरोप, और वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे भी ऐसे हैं कि जो जनता को छूते हैं, पलायन का है या नौकरी रोजगार का है। तो प्रशांत किशोर कहां जाकर रुकेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा आकलन है कि बेहतर करेंगे, अब कितना बेहतर करेंगे चुनाव परिणाम बताएगा। दूसरा, राहुल गांधी की भी बात हो रही थी कि राहुल गांधी ने कल बड़े गर्व के साथ बताया कि मैं अंबानी जी के यहाँ शादी में नहीं गया। राहुल गांधी को अपनी माता जी का एक किस्सा नहीं मालूम। जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी कांग्रेस की तो उसके बाद मुरली देवड़ा ने कहा कि आप बम्बई में हम आपकी एक सभा रखते हैं और बम्बई के कुछ बड़े बिजनेसमैन से हम आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराता हूँ। माधवराव सिंधिया, सोनिया गांधी, विलासराव देशमुख, मुरली देवड़ा और अहमद पटेल बॉम्बे में बैठक करते हैं। और वो बड़ा उद्योगपति का समूह जो मुरली देवड़ा का बहुत करीबी था, वो नाश्ते में सोनिया गांधी से कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी आप बताइएगा, हम आपके साथ हैं। सोनिया जी ने कहा ठीक है। 2004 का चुनाव आता है, सोनिया गांधी अहमद पटेल से कहती है कि मुरली देवड़ा के साथियों ने कहा था कि मदद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उनसे आप मिलिए। अहमद पटेल उनसे मिलते हैं, बहुत बड़ा पैसा 2004 के चुनाव में उन उद्योगपतियों से मुरली देवड़ा के माध्यम से कांग्रेस को मिलता है। चुनाव होता है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद उद्योगपतियों का एक बड़ा समूह अहमद पटेल के पास आता है और कहता है कि भाई हमने जो आपको मदद की थी वो परोपकार पे नहीं की थी, हमने इनको आप पेट्रोलियम मंत्री बनाइए। उस समय मणिशंकर अय्यर थे, मुरली नहीं थे उस समय। तो मुरली देवड़ा को फिर पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। अहमद पटेल से बात हुई, अहमद पटेल ने सोनिया गांधी से बात की, फिर मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। तो सोनिया गांधी ने किस तरीके से राजनीति की और किस तरीके से मुरली देवड़ा का उद्योगपतियों के कहने पर पेट्रोलियम मंत्री बनाया था। उसके बाद तो 2000 में माधवराव जी की डेथ हो गई, उसके विलासराव देशमुख बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो मुरली देवड़ा को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, अब सर वो बात है ना, वो 20 साल पुरानी बात होगी। नहीं, लेकिन किया ना उस समय। राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स को एंटी कैपिटलिस्ट और एंटी अंबानी अडानी वो प्रतीक हैं, उस सब के आधार पर अब डेवलप कर लिया। अब वो जो बात कहते हुए कहते हैं नहीं, देखिए अब अगर तथ्य के तौर पर जोड़ना है तो सिर्फ ये कि अब तो मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद वो भी भारतीय जनता पार्टी में, मतलब शिवसेना के सांसद बन गए। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव था, साउथ मुंबई से मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ रहे थे और आज तक के इतिहास में मुकेश अंबानी ने किसी के लिए प्रचार नहीं किया। उसके लिए क्या था? मुकेश अंबानी ने कांग्रेस प्रत्याशी, तब कांग्रेस प्रत्याशी थे, कांग्रेस प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा के लिए बाकायदा एक वीडियो बाइट बनाई थी और कहा कि आप इनको चुनाव जीत। कौन से इलेक्शन में? 2019 लोकसभा, 19 ज्यादा पुराना जब उधर नहीं थे, है। जब उधर। और 2019 लोकसभा चुनाव और एक संदर्भ लीजिए, राहुल गांधी
तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद सर्टिफिकेट दिया मिलिंद देवड़ा ने कि मेरा रिश्ता खत्म हो गया मुकेश अंबानी से जब एनडीए ज्वाइन किया। ये रिश्ता खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ सर। देखिए हम लोग जितना भी हंसी मजाक करें, भाजपा वाले राहुल गांधी को पप्पू बनाए, 10 साल खपा दिया, इसमें कुछ भी करें वो जायज़ है, पॉलिटिक्स में ये सब चलता है। लेकिन मैं एक नागरिक के रूप में, मेरा हो सकता है सारी चीज़ों पे उनसे मतैक के नहीं हो, लेकिन सामाजिक न्याय, चाहे वो संविधान की रक्षा, वोट चोरी आदि आदि का जो एक सोशलिस्ट समाजवादी एजेंडा खड़ा किया है, इसको तो आप नकार नहीं सकते। जो आदमी 5-6 हजार किलोमीटर पूरे देश में चल ही गया हो, आप कह सकते हैं कि दिमागी रूप से दुरुस्त नहीं है, ये कह सकते हैं, और यही तरीका है आपका। सर वैसे किसी ने कहा नहीं था ये? किसी लोग ये नहीं कह रहे हैं, हम में से किसी ने नहीं कहा कि दिमागी रूप से आप बीजेपी का दुरुस्त बस नहीं चले है। तो कुछ भी कर देगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप घोषणा पत्र पे, मैनिफेस्टो पे, नैरेटिव पर, विचार पे, विमर्श पे आप अगर राजनीति करना चाहते हो, तब तो भारत का भविष्य उज्जवल है। और खाली ये सब टुटपुंजिया चीजों पर, प्रोपेगेंडा पर राजनीति है, तो इससे देश का भला नहीं होगा। अभी आजकल एक नया फैशन चला है। एक सवाल है फिर, जब आप कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई, पिछले कुछ वर्षों में मैं ना अंबानी का पक्षधर हूं ना अडानी का पक्षधर हूं, लेकिन उनका दुश्मन भी कैसे हो सकता हूं मैं? इस देश में आप जब ये कहते हैं कि सस्ते डेटा का लाभ अंबानी को मिल रहा है, जनता को नहीं मिल रहा है, अडानी को 1 रुपया में जमीन दे दी जा रही है, और फिर क्यों देश भर के हर हिस्से में, और क्या जो अडानी को पहली जमीन मिली थी अडानी पोर्ट की गुजरात में, वो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं मिली थी? क्या पिनराई विजयन से लेके, ममता बनर्जी से लेके, भूपेश बघेल से लेके, अशोक गहलोत से लेके कोई ऐसा है? और मैं तो समझ नहीं पाता भाई, जो सबको रोजगार देते हैं उन्हीं से तो देश की इकोनॉमी बढ़ती है ना, उस तो लोग का जीवन बढ़ता है। कौन सी तो आप पार्टी कैसे उनको दुश्मन बना के चल रहे हैं? सर भी क्या इससे इनकार करेंगे? क्या आज कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेती? बिल्कुल लेती है। तो फिर मतलब ये देखिए, हिपोक्रेसी मुद्दा है। देखिए, सर, एक से- आप मैं- सवाल- सर, देखिए, सर, आप मुझे एक विजय जी राहुल की बात गांधी का करें। वकील मत बनाइए। पहला सर चीज। मैंने कब बोले हैं मैं एक बात बोलूं। लेकिन आपकी बात पर कोई काउंटर तो हो सकता है ना? नहीं, हो सकता, मैं ही कर देता हूं। आप मैं कर डिफेंसिव देता ना हूं, हो। एक बात करना, उसके बाद काउंटर करा लीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, उनकी बयानों को अगर आप देखें तो जी। क्या कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियलिस्टों के खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि हम मोनोपोली के खिलाफ हैं। चलिए अच्छा ठीक है। अब जो बात कल उन्होंने कह दी अंबानी वाली, अब हुई है बात तो करते हैं। उन्होंने कहा कि सस्ता डेटा दिया, मोदी जी आके कहते हैं बिहार के नौजवानों को। हां सस्ता डेटा दिया, लेकिन फायदा बिहार के लड़के को तो नहीं हुआ। बिहार का वो तो फायदा हुआ अंबानी को, जियो को फायदा हुआ। तो कोई सरकार किसी कंपनी को स्पेक्ट्रम देती है, उद्देश्य उसका क्या होता है कि इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। आज दुनिया में सबसे सस्ता डेटा क्या भारत में नहीं है? तो मतलब इसमें गलती क्या वो बता रहे थे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। बिहार के मजदूर सस्ते डाटा से 1-1 घंटा वीडियो कॉल पे बात करते हैं सूरत से अपने घर के लोगों की। अब इतना सस्ता डाटा हो गया, कोई दिक्कत फिर नहीं, उन्होंने 1 कहा घंटा कि वो वीडियो तुम कॉल पे अच्छा बात नहीं करते हैं। सुने, फिर उन्होंने ये भी कहा ये सस्ता डेटा तुमको इसीलिए दिया है ताकि तुम रील देखते रहो, क्योंकि नौकरी है नहीं उनके पास देने के लिए तुम्हें। देखिए, वो राजनीतिक विमर्श के लिए या राजनीतिक भाषण के लिए ठीक है। उद्योगपतियों को एक तो विलन बनाना, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। असली बात यह है, क्योंकि देखिए अभी जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो फिर गिनाने लगते हैं सरकारी नौकरी है ही कितनी। ये बात हम रोजाना करते हैं ना। तो फिर जब सरकारी नौकरी नहीं है तो रोजगार प्राइवेट इंडस्ट्री से आएगा। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को जब हम बार बार चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, तो चाइना में इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस तरह से इंडस्ट्रीज को और बड़े बिग हाउसेस को कैसे करती है, खड़ा करती है, उसी से तो वो खड़ा हुआ होगा ना। ये बात चाइना। भी राहुल गांधी से ज्यादा कोई है ना? नहीं करता चाइना से कंपैरिजन। जी मैं वैसे बता रहा हूं। और देश में भी सारे इंडस्ट्रीज, सारे पॉलिटिशियन एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो लोग भी जो काम कर रहे हैं वो देश के उसी में हिस्से में आ रहा है ना। और आप समझेंगे कि इंडस्ट्रीज फायदा नहीं उठाएगा इसका, ऐसा तो कोई होता नहीं। आप छोटी सी चाय यहाँ पर दुकान लगा लेंगे बाहर, तब भी कोई ना कोई तो कमाने के लिए कर रहा है। लेकिन उसका फायदा क्या देश को हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बात है। अब वो मुरली देवड़ा, सोनिया जी, तमाम तरीके की बातें, मतलब वो तो कोई राजनेता मुझे बता दीजिए कि जो हिंदुस्तान के उद्योगपतियों के साथ नहीं हो या राजनीतिक पार्टी नहीं हो। बहुत सारे पिक्चर्स हवाई जहाजों में हमने देखे साथ में, तो उनको छोड़ दीजिए। ये मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या इंडस्ट्रीज देश के निर्माण में साथ हैं कि नहीं है, और उसका क्या जाया फायदा वो उठा रहे हैं, ये मुद्दा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी को 20 साल पुरानी कांग्रेस के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। वो एक लेफ्ट कांग्रेस की तरह से चल रहे हैं और कैपिटलिस्ट के खिलाफ वो चल रहे हैं। भले ही उनको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, कांग्रेस में भी उनके खिलाफ खड़े हैं लोग बहुत सारे, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका काम तो नहीं चलता, सरकारों का काम नहीं चलता। और जब राहुल गांधी जी की मान लीजिए सरकार आ गई, तो क्या तब भी उनका यही एटीट्यूड रहेगा, ये भी देखने की बात है। तो विपक्ष में रहकर आप उद्योगपतियों के खिलाफ हमला बोल सकते हो,
सरकार में रह के उद्योगपतियों को देश के साथ चलाने में मदद करनी होती है और सरकारें कैसे उसका यूज कर रही है वो महत्वपूर्ण सर एक होता है। कमेंट आपका प्रशांत किशोर पर रह गया, कोई बात एक होती थी? इसमें हाँ। एक लाइन जोड़ दूं जिससे लोगों को ध्यान में आ जाए। सरकार राहुल गांधी की थी, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दोनों मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में प्रेस वार्ता थी, राहुल गांधी अडानी पर ही हमला बोल रहे थे और उनके एक तरफ बैठे थे भूपेश बघेल, दूसरी तरफ अशोक गहलोत। उस कार्यक्रम क्या हुआ, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान का समिट कराया, निवेश चाहिए था, और उसके दीप प्रज्वलन किसने किया, श्रीमान गौतम अडानी जी ने। तो सवाल यह है कि आपका कौन चलिए सा खैर ये चेहरा फिर एक बिल्कुल हम लोग अलग बहस में चले गए, कोई नहीं, कोई भी ठीक है। सर प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर जो हैं, मेरे ख्याल में, मैं अगर कह दूं कि उसके, चूंकि फील्ड पे नहीं हूं तो नहीं उतना कह सकता, लेकिन मेरे अंदाज से 4-5 सीटें और 4-5% वोट यही होगा। 4-5 सीटें, 4-5% वोट, इससे ज्यादा नहीं।